ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। संसद की पंचायत, और आज हम हैं कोटा में, कोटा लोकसभा। कोटा लोकसभा में आज हम संसद की पंचायत में यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर क्या वादे किए, क्या वादे थे, उनको परखेंगे, तोलेंगे, सतोलेंगे। आखिर क्या हुआ उन सब वादों का और क्या दावे कर रहे हैं यहाँ के राजनेता। इस संसद की पंचायत में हमारे साथ हैं कोटा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम बिड़ला जी हमारे साथ हैं, साथ में कांग्रेस की तरफ से पंकज मेहता जी हैं, विधायक प्रहलाद गुंजल जी हैं, श्याम शर्मा जी हैं, इसके अलावा राठौड़ साहब हैं कांग्रेस की तरफ से, क्रांति जी हमारे साथ हैं। ये सब लोग, इसके अलावा कोटा के आम लोग हमारे यहाँ पर साथ हैं। हम सबसे पहले आते हैं कांग्रेस के पास। पंकज जी, आपके पास आएंगे। 5 साल आपके यहाँ सांसद रहे, वादे बहुत किए थे। पिछले चुनाव जब लड़ा था बहुत सारे वादे थे, अगर फहरिस्त गिनाऊं तो बहुत लंबी है, लेकिन आपको क्या ईमानदारी से लगता है वो वादे पूरे हुए? हमारे सांसद महोदय ने पिछले चुनाव में जनता के सामने कोई थोथी घोषणा नहीं की, उन्होंने गुमराह करने का प्रयास नहीं किया, और जो बात कोटा के लिए आवश्यक थी, चाहे वो हवाई सेवा की बात हो, चाहे नहरी पानी को समुचित तरीके से टेल तक पहुंचाने की बात हो, उन्होंने सार्थक प्रयास किए। वहीं नहरी क्षेत्रों को सुदृढ़ीकरण करने के लिए राजस्थान सरकार से 1274 करोड़ रुपए मंजूर कराए। पंकज जी, आप जो फहरिस्त गिना रहे हैं बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन बहुत सारी फहरिस्त हमारे पास ऐसी है जो काम नहीं हो। ओम जी, बस एक बात बता दे कि कोटा के सांसद मोदी की एक उपलब्धि बता दे। एक उपलब्धि उन्होंने कहा, हम नागरिक उड्डयन मंत्रालय से प्रयास किया। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। प्रधानमंत्री कौन थे? इनके। कोटा में आज एक दुर्घटना हुई, रोज एक दुर्घटना होती है, रोज एक जवान मौत हो जाती है, बच्चे की मौत हो जाती है। उस दर्द पीड़ा को कभी संसद सदस्य हो जाए? अरे भाई, आपकी सुनता नहीं है, कोई बात समझता नहीं है आपकी। प्रधानमंत्री धरना देते। हैंगिंग ब्रिज जो आपका पूरा 1-1.5 साल से बंद पड़ा हुआ है, अगर हैंगिंग ब्रिज शुरू हो जाता तो आप धरना देते। भाई सुनते नहीं है, आपको आक्रमण हो, असक्षम हो, आपकी कोई सुनता नहीं है, तो आप धरना दो, प्रदर्शन करो, आपके पास नैतिक अधिकार। आप ये जवाब नहीं दे सकते हमने प्रयास किया। जवाब नहीं दे सकते। पंकज जी, आपके पास लौटूंगा। राठौड़ साहब, आपके पास आऊंगा। जो इन्होंने सवाल उठाया, बहुत सारे ऐसे मुद्दे, IIT का मुद्दा हो, यहाँ से मेरी इसमें आपत्ति है। मैं ओम जी से ये अपेक्षा करूंगा कि वो शब्दों का चयन सही करें। उन्होंने आक्रमण्य शब्द का काम में लिया, मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। चलिए, मैं सवालों पर आऊंगा। सांसद महोदय ने ईमानदारी से प्रयास किया है। अगर वायु सेवा चालू करने की बात करते हैं तो मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि कोटा में वायु सेवा कब से बंद है? कोटा में वायु सेवा प्रारंभ हुई थी जब अशोक गहलोत जी नागरिक उड्डयन मंत्री थे। यहाँ पर वायु दूत सेवा चालू थी, लेकिन वो उसके बंद होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में NDA की सरकार रही है, यहाँ से भाजपा के सांसद रहे, उन्होंने क्या किया इसका भी जवाब देना। सारा हिंदुस्तान जानता है कि आज जो इस चुनाव का अहम मुद्दा है, जनता का टूटता हुआ विश्वास कैसे रोकें। वाजपेयी जी ने कहा हिंदुस्तान को, मत फैलाइए झोली हिंदुस्तान में किसी MP और MLA के सामने, सड़क चाहिए, सड़क चाहिए। आपने 50 साल 55 साल कांग्रेस को दे दिए, 2 टेन्योर दीजिए। 2007 का 31 दिसंबर आ जाएगा, 500 की आबादी जुड़ जाएगी। 31 दिसंबर 2012 हिंदुस्तान के नक्शे पर कोई गांव ही नहीं बचेगा। मतलब नकारा क्यों? जनता ने नकारा है। देखिए, जनता के मूड का पता नहीं रहता। मैं समझता हूँ साइनिंग इंडिया का नारा एकदम जनता के गले नहीं उतरा। मैं ओम जी आपके पास आ रहा हूँ। इस चुनाव में कोटा का आप सबसे बड़ा मुद्दा क्या मानते हैं? कोटा का सबसे बड़ा मुद्दा है कोटा का हैंगिंग ब्रिज। हम 5 साल में पूरा करेंगे। हवाई सेवा हम शुरू करेंगे। कोटा का एक कोचिंग संस्थान बनाएंगे जिसके अंदर लोगों को एक अच्छे, तमाम हाड़ौती के अंदर चंबल का पानी पहले हाड़ौती में जाएगा, कोटा बूंदी के गांव-गांव में जाएगा। उसके बाद भीलवाड़ा की लड़ाई हमने उस समय भी लड़ी। ओम जी, आप भी होगा, ऐसा होगा, आप भी नरेंद्र होगा। हमने जब भावी प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पे आए थे ना, जब हमारे चुनाव में, जब हमने बात कर ली थी उनसे, हम कोई आक्रमण नहीं है, कमजोर भी नहीं है,
अगर हमारी बात हमारा प्रधानमंत्री नहीं सुनेगा तो वहाँ संसद में धरना देंगे, लिखेंगे, पत्र लिख दिया है। ये तरीका नहीं होता हमारा। ओम जी सीधे चलते हैं, लोगों के पास चलते हैं, आप आम लोगों के पास चलते हैं। ऐसा है, यहाँ पर आपने जो पूछा ना कि आम जनता का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, आम जनता का सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, क्योंकि आम जनता सबसे ज्यादा त्रस्त महंगाई से है। तो जो सरकार महंगाई कम कर देगी वो उसको सबसे ज्यादा माने। मैं सीधे ओम जी, क्या इस चुनाव में महंगाई मुद्दा बनेगी? महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। देश के अंदर जिस तरीके से केंद्र सरकार की नीतियों के कारण देश में लगातार महंगाई का इंडेक्स बढ़ता गया, आम आदमी की कमर तोड़ दी। सरकार ने कोशिश नहीं की कि हम महंगाई को कैसे कम करें, कैसे प्रयास करें, और 10 साल में इस आक्रमणता के कारण, इसकी लापरवाही के कारण, सोच और आगे नजरिए के कारण पूरे देश के अंदर महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा रहा। और पिछले 5 साल जब चुनाव अभी सितंबर में हुए थे, वो कहते हैं जीवन स्तर सुधर गया लोगों का। अब इनका जीवन स्तर सुधर गया होगा, आम जनता का तो जीवन स्तर। मैं आता हूँ आपके पास, एक बार अशोक जी के पास चलता हूँ मैं। अशोक जी हमारे साथ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी से अशोक जी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, दोनों राजनीतिक दल अपनी बातें कर रहे हैं, केंद्र सरकार की आरोप केंद्र सरकार पर ओम जी ने लगाए। वो कह रहे हैं इस 10 साल में जीवन सुधर गया। आखिर आम आदमी पार्टी से आप हैं, सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव का क्या मानते हैं? भ्रष्टाचार और महंगाई इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। और जैसा कि राजीव गांधी ने कहा था कि हम 1 रुपये भेजते हैं और 85 पैसा नहीं पहुंचकर सिर्फ 15 पैसा जनता तक पहुंचता है। तो जब वो 85 पैसे का जो लीकेज है, अगर वो रुक जाता है तो ऑटोमेटिक वो लीकेज जा किसके पास रहा है दोनों में से? वो तो जनता जानती है कि किसके पास जा रहा है। इस बारे में ये ना तो नाली पटान का कोई चुनाव है जिसपे हम छोटे विषयों पे बात करें, ये देश के निर्माण का, देश का चरित्र, देश की संसद का निर्माण, जहाँ देश का भविष्य निर्मित होगा उस जगह का निर्माण करने जा रहे हैं पार्लियामेंट में। ऐसे लोगों की जरूरत है जो किसी से डरे नहीं, किसी से भयभीत नहीं हो। आप मुझे बताइए, सोनिया गांधी इतनी बड़ी सुप्रीमो रही, उनके रहते महिलाओं का, आधी आबादी का क्या हाल हुआ है? जवाब दे। अगर यूथ की बात करें पंकज जी, ये यूथ की बात करें तो क्या इस देश का जो ये कह रहे हैं कि ये विजन नहीं है, क्या राहुल गांधी देश का विजन नहीं रख पाए? देश को समझने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं या को सम्मान दे पाए? राहुल गांधी देश के कोने कोने में घूमकर, हर वर्ग के बीच में जाकर उसकी समस्या से रूबरू हो रहे हैं। राहुल गांधी पूरी तरह से समझ रहे हैं और निपटाने की बात करते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनकी बार बार ये कह रहे हैं, उनका फोटो इनके पोस्टरों से गायब है, इनके प्रचार से गायब है। आज अडवाणी जी क्या राहुल गांधी के प्रचार से आप चुनाव जीत जाएंगे? उनके पोस्टरों से 100% राहुल गांधी हमारे नेता है और उसके आधार पर हम चुनाव में वापस यूपीए 3rd बनाने जा रहे हैं। पहला जी ये कह रहे हैं देश भर में राहुल जो आपने जो सवाल यूथ का खड़ा किया है, मैं समझता हूं कि पिछले 60 साल में ये कांग्रेस का दुर्भाग्यपूर्ण सोच रहा है कि उन्होंने हिंदुस्तान के नौजवान को राष्ट्रीय संसाधन के रूप में तैयार करने के बजाय पढ़े लिखे नौजवानों की एक बेरोजगार जमात कहकर राष्ट्रीय समस्या से ग्रसित कर दिया। वो तो कह रहे हैं देश में राहुल गांधी की हवा चल रही है। देश का बड़ा दुर्भाग्य है। वो कह रहे हैं देश में हवा सुनिए, और अब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के नौजवान को बेरोजगारों की जमात संबोधित करने के बजाय राष्ट्रीय संसाधन के रूप में तैयार करने का सपना लेकर आए हैं और ये हो गया। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हिंदुस्तान में 18 से 35 साल का 55 करोड़ आदमी न केवल भारत, दुनिया की तकदीर को लिखने की है। मैं आपको रोक कर ओम जी आपके पास आ रहा हूँ। जो इन्होंने सवाल उठाया उसी सवाल के साथ मैं आ रहा हूँ। आप बात करते हैं नरेंद्र मोदी, अगर भारतीय जनता पार्टी आज बात कर रही है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी, क्या इसके अलावा मुद्दे नहीं है देश के? अगर आप नरेंद्र मोदी इस देश के अंदर एक देश का विकास का मॉडल बनाया है और विकास का मॉडल बनाने के कारण नरेंद्र मोदी जी विकास का मॉडल बनाए एक स्टेट को, और उसके परिणाम देने के बाद देश का प्रधानमंत्री लोगों ने माना है। लोगों ने ऐसा नहीं मानते। क्या गुजरात विकास का मॉडल है? गुजरात विकास का मॉडल है और देश विकास का मॉडल बनेगा। अच्छा हो राहुल गांधी जी का पोस्टर लेकर गांव और शहर में चले जाएं। नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं हिंदुत्व की वो हमेशा बात करते हैं, हिंदू संस्कृति की बात करते हैं, जबकि उन्होंने वो अपने आप को भगवान मानने लग गए। उन्होंने अपना नारा दे दिया, हर हर मोदी घर घर मोदी। तो ये कौन सा नारा? इससे भारतीय संस्कृति को बहुत नहीं होती, कितनी चोट पहुंचती है भारतीय संस्कृति को। इससे वो अपने आप को शंकर भगवान मानने लग गए। फैलाद जी के पास आता हूँ। फैलाद जी उनका जो सवाल है वो महत्वपूर्ण सवाल है। कभी भारतीय जनता पार्टी भावनात्मक मुद्दों की बात करती है, कभी मंदिर की बात करती है। अब सारे मुद्दे खत्म हो गए इनका कहना है, तो अब हर हर मोदी शुरू कर दिया है।
हमारे मुद्दे हमेशा विकास के मुद्दे रहे। कांग्रेस या कोई भी दल कुछ भी कहता रहे, हमने विकास के चुनाव पर लड़ रहे हैं और विकास के मुद्दे पर हर मोदी, घर घर मोदी, ये तो जनता के मुद्दे हैं। ये क्या चापलूसी की पराकाष्ठा है। एक मिनट, ये चापलूसी की पराकाष्ठा है। भारतीय संस्कृति देवी देवता भगवान और महापुरुषों के नाम। चलिए सर ऐसा है, अभी यहाँ पर सारी पार्टियों के कैंडिडेट्स मौजूद हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका जिसको सब लोग अपनी तरफ प्रभावित करना चाह रहे हैं वो है माइनॉरिटी। आज की तारीख में माइनॉरिटी को सारी पार्टी अपनी तरफ खींचना चाह रही है, लेकिन माइनॉरिटी के बारे में इन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। और 20% या 30% की आबादी माइनॉरिटी की है, उसके विकास के बारे में मैं जानता हूँ कि ये मुद्दा, ये जो इलेक्शन हो वो विकास के मुद्दे पर, लेकिन विकास किसी एक व्यक्ति। आपने महत्वपूर्ण सवाल मैं आ रहा हूँ ओम जी, इनका जो सवाल है महत्वपूर्ण सवाल है कि देश की बड़ी आबादी अल्पसंख्यक है, आखिर उस आबादी का विश्वास आज भी आप नरेंद्र मोदी पे कायम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम जाति और धर्म के आधार पर विकास की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन देश की बड़ी आबादी है ओम जी। हाँ, कोई भी बड़ी आबादी हो, गरीब मुसलमान भी हो सकता है, गरीब हिंदू भी हो सकता है, गरीब ईसाई भी हो सकता है, गरीब हर व्यक्ति हो सकता है। हम जाति धर्म के आधार पर नहीं करते। हमारा मोदी तो मुस्लिम की, लेकिन उस बड़ी आबादी को आपको विश्वास कायम करना पड़ेगा। बड़ी आबादी का विश्वास कायम है। आप जब चुनाव परिणाम आएंगे तो देश के अंदर 3 बार गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री बने हैं, राजस्थान में विश्वास जीतने के बाद ही 163 सीटें आई हैं। ये विश्वास जनता का अकलियत के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए और अल्पसंख्यक जो शिक्षा की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनके कल्याण के लिए कांग्रेस ने समय समय पर अनेक योजनाएं लागू की हैं, जिनका प्रभाव नजर भी आ रहा है। पंकज जी, आपको रोकूंगा। सर, अगर मोदी की लहर है तो मोदी 2 सीटों से क्यों लड़ रहा है? डर के मारे कि एक से हार जाऊंगा तो दूसरे से लड़ूंगा। प्रहलाद जी, उनका सवाल है, हवा चल रही है देश में, विकास की बात कर रहे हैं, आप दावे कर रहे हैं, तो आपके बड़े नेता नरेंद्र मोदी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। ये राजनीति की परंपराएं रही है कि जब कभी किसी प्रदेश में जाकर कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ता है तो उसके चुनाव लड़ने का इम्पैक्ट उस प्रदेश की सारी सीटों पर जाता है। गुजरात के साथ नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े और हम 85 सीटों पर उसका लाभ ले पावे, ये योजनागत विषय है। आप भी 2 सीटों से राहुल गांधी को लड़ाइए ना। ऐसा है, हमारा हम मोदी जी की तरह भ्रमजाल फैलाने वाले नहीं है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं, अमेठी से चुनाव जीतेंगे। मोदी जी के लड़ने के पीछे कारण है, एक सीट पर अडानी लड़ा रहे हैं, दूसरे सीट पर अंबानी लड़ा रहे हैं। चलिए पंकज जी, क्या भ्रष्टाचार इस चुनाव का मुद्दा नहीं है? भ्रष्टाचार इस देश में हमेशा से मुद्दा है और भ्रष्टाचार को 10 साल की भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने सूचना के अधिकार का कानून लाए। पर 10 साल की जिम्मेदारी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाया और प्रभावी ढंग से हमने लागू किया। आज अगर हमारे मंत्री भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, हमने उन्हें जेल में भेजा। हमने येदियुरप्पा की तरह 10 साल की जिम्मेदारी लीजिए है पंकज जी, 10 साल की जिम्मेदारी लेते हैं। आज देश के अंदर जो विकास हो रहा है, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय 1 लाख किलोमीटर सड़कें बनी थी। 10 साल की जिम्मेदारी, 10 साल की पावर सेक्टर में 10 साल की जिम्मेदारी। चलिए पंकज जी, आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, इस सीट को लेकर आपका दावा क्या है? हम चुनाव भारी मतों से जीतेंगे, पुनः सांसद एमपी। ओम जी, आपके पास आऊंगा, पहले मैं अशोक जी के पास चलूंगा। अशोक जी, दोनों पार्टियों के अपने दावे हैं, इस सीट को लेकर आप क्या दावा करते हैं? ये सीट आम आदमी की सीट बनेगी और निश्चित रूप से चौंकाने वाले परिणाम दे करके हम जीते। मैं ओम जी आपके पास आऊंगा, सबके दावे हैं, आपका दावा मैं लेना चाहूंगा इस सीट को लेकर और आपका सबसे बड़ा मुद्दा। हमारा कोई दावा नहीं, जनता फैसला करेगी 17 अप्रैल को और जनता हमेशा न्याय करती है। हम दावे नहीं करते, हम काम करते हैं, विश्वास जीतते हैं। चलिए, इनका कहना है कि दावा इनका नहीं है, ये जनता तय करेगी और बिल्कुल सच है, दावे और वादे इनके होंगे, लेकिन असली तराजू है जनता के हाथ में, जो तोलेगी कि आखिर कौन सच्चा कौन झूठा, किसको देगा वोट, कौन होगा कोटा का उनका अपना उम्मीदवार, कौन होगा कोटा का अगला सांसद। संसद की पंचायत में आज कोटा से इतना ही, दीजिए इजाजत, कल मिलेंगे आपके संसदीय क्षेत्र में।